हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स सेम बायोलॉजी और इसमें हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इस चैप्टर का नाम है और इसमें हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में हम आज शुरू करने जा रहे हैं ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट बाय हर्शे एंड चेज। हर्शे और चेज के द्वारा जो ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था 1952 में किया गया था। यूके की एक लैब थी, उस लैब के अंदर इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि यहाँ पर जो जीन्स बने होते हैं वो कौन से मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये पता लगता है कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो इन चीजों को पता लगता है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किस तरह से होती है और जो मटेरियल बना होता है वो किस चीज का बना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। यहाँ पर ई कोलाई जीवाणु लिया गया। ई कोलाई बैक्टीरिया जीवाणु, आप जानते हो क्या होता है। ये पाया जाता है जो स्टार्च जो खाने होते हैं और जब वो सड़ जाते हैं तो उनके अंदर ये पाया जाता है। ई कोलाई जीवाणु लिया है ना, और उस जीवाणु को सल्फर 35 जो कि क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है सल्फर 35, इससे ये उसके अंदर डाला गया। मतलब ये उसके अंदर, या फिर एक तरह से मान लो कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके साथ इसको मिक्स किया गया, सल्फर 35 को। ठीक है, लेने के बाद में एक दूसरा मटेरियल और लिया, एक वायरस लिया गया। ठीक है, उस वायरस का नाम तो शायद मुझे याद नहीं है। देखो यहाँ पर हो तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर वायरस का नाम नहीं दे रखा है इसमें। एक वायरस लिया, ठीक है, तो वायरस लेने के बाद में उस वायरस को जो उस वायरस की जो सेल थी उसके अंदर यहाँ पर पी फास्फोरस PO4 एक मटेरियल है, इसमें जो P है ये क्या है, ये भी एक रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी पहचान आसानी से होती है रेडियो एक्टिव पदार्थ की। तो ये इसके अंदर एंटर करवाया गया किसकी कोशिका के अंदर, वायरस की कोशिका के अंदर। ये एंटर करवाने के बाद में इनको एक दूसरे के साथ रख दिया। मतलब इन पदार्थों को नहीं, ई कोलाई जीवाणु को और वायरस को दोनों को एक दूसरे के साथ रख दिया। तो यहाँ पर जीवाणु और जो वायरस है उसकी एक खास संरचना होती है कि हेड और टेल होता है किसमें, जीवाणु में। और वायरस क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, बहुत छोटा जीव होता है, इसमें हेड टेल कुछ नहीं होता। तो क्या होता है कि जो जीवाणु होता है ना, उसकी जो पूंछ होती है, टेल होता है, उससे ये वायरस चिपक जाता है और धीरे धीरे आगे सरता उसकी जो मेन स्ट्रक्चर है वहां पर पहुंच जाता है और फिर उसकी जो कोशिका है उसके अंदर एंटर करने लगता है। और जैसे ही ये जो वायरस है ये इस जीवाणु के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही ये एंटर करता है, ये बड़ी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है। और जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो वो जो जीवाणु की जो कोशिका होती है वो फट जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हजारों की संख्या में ये जीवाणु, ये वायरस तैयार हो चुके होते हैं और वहां पर जगह नहीं होने की वजह से कोशिका फट जाती है। ठीक है, और यहां पर अंत क्या होती है, उस जीवाणु की मौत हो जाती है। तो यहां पर मौत होने के बाद में क्या हुआ, जो मटेरियल, जो बाहर मटेरियल निकला वो क्या निकला, वायरस निकले, है ना। लेकिन मौत होने से पहले क्या होता है, तो जीवाणु है वो खुद मरेगा लेकिन उससे पहले अपनी कॉपी तैयार कर जाता है। अब वो जो कॉपी तैयार हुई उसके अंदर कौन सा मटेरियल था, और जो वायरस था, जो जब इसकी कॉपी तैयार हुई तो उसके अंदर कौन सा मटेरियल था, इसकी जांच करने के लिए यहाँ पर हम जो सल्फर 35 और फास्फोरस जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है इनकी पहचान करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनको दोनों को एक ब्लेंडर में डाला जाता है। ब्लेंडर मतलब मिक्सी के अंदर डाला जाता है और कुछ मात्रा में इसमें एक ऐसा सॉल्वेंट डाला जाता है जो इनको मिक्स कर सके, मतलब पतला करने, डाइल्यूट करने के लिए। जैसे पानी ले लिया, पानी डालने के बाद में इनको काफी देर अच्छी तरीके से मिक्स किया गया मिक्सी में डालकर, ब्लेंडर में डालकर। अब ब्लेंडर में डालने से क्या हुआ, जो हैवी पदार्थ थे, मतलब जीवाणु भारी होता है तो जीवाणु पैलेट्स के रूप में बन गए, मतलब कणों के रूप में। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, उसके निचले भाग में तो यहाँ पर बैक्टीरिया आ गए, उस ऊपर का वो जो भाग था जो एक तरह से लिक्विड सॉल्यूशन था उसके अंदर वायरस आ गए। अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ ब्लेंडर का यूज क्या किया गया, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। सेपरेट करने के बाद में इन दोनों की फिर जेनेटिक पहचान की गई। ठीक है,
तो जेनेटिक पहचान करने के बाद में ये पता लगा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा था, जो मटेरियल जिसके अंदर ये जो पदार्थ डाले गए थे। जैसे एक बार यहां पर चेक किया, जो प्रोटीन है उसके अंदर ये पदार्थ डालकर देखे, तो वहां पर ये पदार्थ जो नए इनके संतति उत्पन्न हुई थी, नए जीवाणु या नए विषाणु उत्पन्न हुए थे ना, उनके अंदर ये नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो उसमें ये पदार्थ नहीं मिले। इसका मतलब प्रोटीन्स के द्वारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होती। अब दूसरी बात, ये सल्फर और जो फास्फोरस है ये डाला गया किसके अंदर? डीएनए के अंदर। तो जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर ये सल्फर और ये जो फास्फोरस है ये पाए गए। इससे ये पता लगता है कि डीएनए ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करता है, प्रोटीन नहीं। ठीक है, प्रोटीन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम नहीं करती। प्रोटीन ओनली बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर बहुत सारे पदार्थों के साथ जुड़ी हुई होती है। उसके अलावा हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको बनाए रखने का काम करती हैं प्रोटीन्स। और जो डीएनए आरएनए है ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो ये ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर होते हैं। अभी ट्रांसफर होने का तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर पहली लाइन ये थी कि स्पर्म में बहुत ही बड़ी मात्रा में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अब आप जानते हो कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं, है ना। फुल फॉर्म आप अगर इसकी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है और राइबोस न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आरएनए होता है। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो हर्शे और जो चेज है इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में यूके के अंदर। तो उससे पता लगा कि यहाँ पर जो डीएनए है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करता है, ना कि प्रोटीन्स। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है। बाकी अगर आपको कोई और कुछ ज्यादा जानना है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो आप गूगल पर सर्च कीजिए ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट बाय हर्शे एंड चेज, आपको मिल जाएगा। आपकी बुक में तो है जो है ही, उसके अलावा आपको यहाँ पर एवरी लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आप जानना चाहें। ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है हायरार्की ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये क्या होता है? डबल हेलिक्स, इसकी डबल हेलिक्स श्रृंखला होती है जो एक दूसरे से जुड़कर इस तरह से बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए, आपको एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है घूमता हुआ, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह से डीएनए होता है। डबल हेलिक्स श्रृंखला जुड़ी हुई होती है एक दूसरे के साथ में, और इस पे अलग अलग कलर में, व्हाइट कलर में, रेड कलर में, ब्लू कलर में, और इस तरह से चार अलग कलरों में चार नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो इनका नाम होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, या फिर इनके देखो नाम डिपेंड करते हैं कि ये डीएनए है या आरएनए है। तो यहाँ पर जो अगर आरएनए है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है कि वहां पर जो लास्ट का होता है साइटोसिन होता है शायद, उसकी जगह यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर देखिए डीएनए के मेनली 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पर द डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट बॉन्ड टुगेदर फॉर्मिंग ए लीनियर चेन। एक लीनियर चेन के रूप में होता है, काफी बड़ी चेन होती है। यहाँ पर आप फिगर में देखें तो कितनी बड़ी इसकी श्रृंखला दिखाई दे रही है आपको, है ना। ईच न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन है ए नाइट्रोजनियस बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर जिसको हम डी राइबोस शुगर बोलते हैं, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीज मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए दी नाइट्रोजनियस बेस, यहाँ पर आपको कलर में दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर देखिए जो कलर में दिख रहा है अलग अलग में, ये नाइट्रोजन बेस है। इनका नाम है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अमंगस्ट दीज 2 आर प्यूरिन बेसेस। जो शुरू के 2 होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन बेस होते हैं। वेयरएज द रिमेनिंग 2 थायमिन एंड साइटोसिन आर pyridine बेस। इनको pyridine बेस बोला जाता है। दिस शुगर मॉलिक्यूल बॉन्ड्स विद ए nitrogenous base to form a nucleoside and the bond linking them is glycosidic bond. Further, the sugar of the glycoside forms a phosphoester bond with a phosphoric acid
एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये तो हो गए डीएनए के बारे में एक थोड़ा सा डिस्कशन। अब यहाँ पर डीएनए कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के आधार पर डीएनए होते हैं 4 तरह के। तो प्राइमरी डिग्री या फिर फर्स्ट डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका यहाँ पर चित्र देखिए और उसके बाद में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो देखिए प्राइमरी PRIMARY और फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है आप चित्र में देख पा रहे होंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो सिंगल स्ट्रैंड है, मतलब जो इस तरह से स्ट्रैंड दिख रहे हैं ना, इस सिंगल स्ट्रैंड में यहां पर आपको चारों जो नाइट्रोजनस बेस है वो जुड़े दिखाई दे रहे होंगे एक दूसरे के बाद में, जैसे थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इसके अलावा इसके जस्ट अपोजिट साइड में, जैसे थायमिन जुड़ा हुआ है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको दिखाई देगा एक ग्रुप, फास्फोरिक ग्रुप, या फिर जो दूसरा ग्रुप होता है, खासकर फास्फोरिक ग्रुप ही होता है फास्फोर, जिसमें P जुड़ा हुआ होता है। तो ये इसके जस्ट अपोजिट जुड़ा हुआ है, जैसे देखिए आप इस चित्र में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी और फर्स्ट डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सेकेंडरी और 2 डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए सेकेंडरी और 2 डिग्री स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जो डीएनए है उसमें डबल हेलिक्स श्रृंखला जुड़ी होती है ना। देखो जो फर्स्ट डिग्री थी उसमें भी डबल होने को तो होती है, लेकिन उसमें एक बिल्कुल फ्री रहती है, उसमें कोई भी ग्रुप वगैरह कुछ भी जुड़ा नहीं होता। अब इसमें दोनों में जुड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब एक इस तरह से है तो दूसरा उल्टा है इसका, है ना। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये इस तरह से जुड़े होते हैं। जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे कैसे T के सामने A है और C के साथ में सामने G है ना। तो इस तरह से ये जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो चारों तरफ है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, जो बैकबोन होती है, मेन स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन का। और इस पर जगह जगह पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो आप देख रहे होंगे चित्र में। G के सामने C है, T के सामने A है, फिर A के सामने T है। अपोजिट, अगर T के सामने A है तो अगली बार A के सामने T आएगा एक साइड में, तो ये दूसरे का उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर जो मेजर ग्रूव है और माइनर ग्रूव है, मेजर ग्रूव क्या होता है आप देख पा रहे हो, इस तरह से जो बड़ा गैप है उसको मेजर ग्रूव बोलते हैं और छोटा गैप है वो माइनर ग्रूव होता है। तो यहाँ पर देखिए जो मेजर ग्रूव है उसमें उसकी लंबाई होती है लगभग 0.34 नैनोमीटर और माइनर ग्रूव होती है वो लगभग 2 नैनोमीटर के आसपास होती है, बहुत छोटी होती है। तो और यहाँ पर दो ये जो साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये गैप लगभग 0.34 नैनोमीटर का होता है और यहाँ पर ये जो मेजर ग्रूव बता रहा था मैं, इसका होगा 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। और जो माइनर में ग्रूव होता है वो 2 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर या सेकेंडरी डीएनए है वो आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर डबल हेलिक्स श्रृंखला होगी और दोनों में ही नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए होंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। उसमें क्या था, एक के बाद दूसरा था, दूसरे बाद तीसरा, तीसरा चौथा, वो सब के सब एक दूसरे के पैरेलल थे। यहाँ पर सब एक दूसरे के एंटी पैरेलल है ना। तो ये था हमारा सेकेंडरी और 2 डिग्री स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे हम टर्टियरी स्ट्रक्चर या फिर 3 डिग्री स्ट्रक्चर। टर्टियरी स्ट्रक्चर और 3 डिग्री स्ट्रक्चर।
देखिए जो सेकेंडरी डीएनए स्ट्रक्चर है, उस तरह का जो डीएनए है वो काफी लंबा होता है। इतना लंबा होता है क्योंकि उसके ऊपर जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, वो उसके ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो इतने सारे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में इसके ऊपर आएंगे तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा हो सकता है। ये हो जाता है 2 मीटर के आसपास, इतना लंबा हो जाता है। 2 मीटर जानते हो कितना होता है, इतना लंबा, ठीक है, मेरे इस हाथ से लेकर उस हाथ तक इतना बड़ा हो जाता है। अब उसको सिकोड़ कर जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब इतने बड़े उसको सिकोड़ कर, एक हम जानते हैं कि कोशिका कितनी होती है, खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, और उसका केंद्रक उसका भी बहुत छोटा भाग होता है, और उसके केंद्रक के अंदर इसको सिकोड़ कर डाल दिया जाता है। तो इसको सिकोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिकोड़ने के लिए इसको 2 तरीके से कॉम्पैक्ट किया जाता है, मतलब हल्का किया जाता है, मतलब पैक किया जाता है। तो यहाँ पर 2 तरीके से, मतलब कॉम्पैक्ट फाइबर विद डायमीटर इज ऑफ अबाउट 30 नैनोमीटर। तो 2 तरह के फाइबर बनाए जाते हैं इससे। 30 नैनोमीटर का एक 30 नैनोमीटर डायमीटर का एक फाइबर बनाया जाता है, और दूसरा 10 नैनोमीटर से छोटे फाइबर का एक वो डायमीटर का एक फाइबर बनाया जाता है। तो इस तरह के यहाँ पर ये फाइबर बनाकर इनको अपने आप ही मुड़कर लपेट कर इनको बिल्कुल कोशिका का जो केंद्र होता है उसके अंदर डाल दिया जाता है। उसमें 46 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोसम, तो न्यूक्लियोसम क्या होता है आप जानते हो कि यहाँ पर जो स्टोन ग्रुप है, द 2 molecules of 4 stone called are H2A, H2B, H3 and H4 participate in nucleosomal structure। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर है, अब इनको भी हम 8 स्टोन मॉलिक्यूल्स में बांट सकते हैं। तो इनको बोलते हैं ऑक्टोमर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे कॉम्प्लेक्स किस तरह से हैं, 4 को बनाकर एक इस तरह से स्ट्रेंथ बनाई जाती है। तो यहाँ पर इनको इसका जो टोटल डायमीटर होता है वो तो आपको बता ही चुका हूँ। तो इनको इस तरह से घुमा घुमा कर, इनको चौड़ा कर देंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको घुमा घुमा कर इस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो लिंकर डीएनए है एक से जुड़ता है, दूसरे फिर अगला इसका लिंकर डीएनए अगले उससे ग्रुप से जुड़ेगा। तो इस तरह से ये ग्रुप जुड़ जुड़ के काफी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जुड़ते जुड़ते इस तरह से हो जाते हैं, और फिर ये इनको सिकोड़ कर डाल दिया जाता है, या अपने आप ही केंद्रित हो जाता है किसमें, जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके अंदर। और जो केंद्रक है मतलब कोशिका है, वो कोशिका क्या होती है, पूरी पूरी ट्रांसफर होती है जब डीएनए या फिर एक तरह से मान लो कि जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था हमारा, ये ट्राइटरी या फिर थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर था डीएनए का। अब हम बात करेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर या 4 डिग्री स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी और 4 डिग्री स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिख रहे होंगे कितने अजीब से हैं ये। तो आप जानते हो कि जो 2 मीटर लंबा जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें यहाँ पर छोटे छोटे 30-30 नैनोमीटर के ये जो फाइबर है ये जुड़कर 4-4 के ग्रुप में, 5-5 के ग्रुप में, इस तरह से 4-4 के ग्रुप में जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर इस श्रृंखला को बहुत ज्यादा सिकोड़ देते हैं। तो ये किस तरह से बन जाते हैं, या फिर सोलिनॉइड की तरह बन जाते हैं, या फिर जिगजैग बन जाते हैं। जिगजैग मतलब कैसे भी जुड़ गए। या फिर सोलिनॉइड आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप जानते हैं सोलिनॉइड कैसे होता है, एक स्प्रिंग की जैसी नली होती है इस तरह से, जो काफी गहरी होती है, इसके बीच में गैप नहीं होता बिल्कुल। यहाँ पर तो गैप दिख रहा है लेकिन यहाँ पर रियल में गैप नहीं होता। तो इस तरह से ये जुड़ जाते हैं, और इनके जो अंदर वाला भाग होता है इसमें ये जो नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये इनके अंदर जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे चित्र में, सोलिनॉइड और जिगजैग, ठीक है। तो इनके आधार पर यहाँ पर जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पर क्वार्टरनरी मतलब 4 डिग्री स्ट्रक्चर नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ में जो चार आपको नाइट्रोजन बेस दिख रहे होंगे वो एक साथ ही जुड़े होते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। या फिर अगर जिगजैग है तो या तो बाहर की साइड होंगे या अंदर की साइड होंगे, लेकिन वो होंगे सब एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये 4 स्ट्रक्चर खत्म होते हैं। अब आगे जो हमारा इसका टॉपिक होगा वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।
ठीक है, अगला हमारा टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।